चलिए देखिए, हम लोग इस चैप्टर वेव का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आज कर रहे हैं। और मेन बात है यहाँ पर, देखो हम लोग इक्वेशंस ऑफ वेव को डिफाइन कर रहे थे। इसमें बहुत बात किया हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव में। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया वन डायमेंशनल वेव के लिए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो बोला कि कंडीशन सब जो था, तीन मेन कंडीशन कि वो फंक्शन पोजीशन एंड एक्स पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन होना चाहिए फॉर वन डायमेंशनल वेव। वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर वन डायमेंशनल वेव v वेलोसिटी ऑफ वेव, और बस ये दो बात किया हम लोग। लेकिन आज चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने, कैसे वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हुआ। तो आपको दो क्वेश्चन है इसमें। एक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना फॉर ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना फॉर साउंड वेव इन फ्लूइड। तो अभी हम लोग ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, ये लॉन्ग को यही मेन क्वेश्चन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना इन ट्रांसवर्स वेव। तो और अभी ना सेमेस्टर 2 में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, इसका सॉल्यूशंस अभी नहीं करेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशंस करोगे सेमेस्टर 4 में, सॉरी सेमेस्टर 3 में इसका सॉल्यूशन होगा। वहां पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मैथमेटिक्स आएगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर आपको करना है एकदम। वहां का ये फेमस क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ये वहां का मेन क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। धागा में कभी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रिंग में ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होता है। ट्रांसवर्स वेव मींस क्या, जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। इस धागा में ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव, इस तरह का वेव फॉर्म आएगा। आप स्ट्रिंग में वेव क्रिएट करोगे तो एक इंड को क्या करना होता है ना, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करना पड़ता है। जिधर धागा ओरिएंटेड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इस इंड को ऑसिलेट करवाना पड़ता है कंटिन्यूअसली। अब जरूरी नहीं है वे धागा में वेव प्रोड्यूस करने के लिए एक इंड ओपन होगा एक इंड फिक्स्ड होगा, दोनों इंड ओपन हो सकता है तब भी वेव प्रोड्यूस होगा, या दोनों इंड फिक्स्ड होगा धागा का तब भी वेव प्रोड्यूस होगा। अभी हम लोग एक इंड को फिक्स्ड कर रहे हैं, एक इंड को ओपन कर, ऐसा इस तरह का सिचुएशन में इसमें वेव क्रिएट करवाना है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना। दोनों इंड फिक्स्ड तब भी करते हैं हम लोग का, वो भी करना है बाद में, बोथ इन फिक्स्ड वो काम भी बाद में करना है जब फूरियर सीरीज पढ़ेंगे हम लोग वहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स में। अभी उससे मतलब नहीं है कि आप धागा में वेव प्रोड्यूस करने चले हो, उसके लिए क्या कैसा सिचुएशन, एक इंड फिक्स्ड एक इंड ओपन, या क्या है दोनों इंड फिक्स्ड दोनों इंड ओपन, उससे अभी कंडीशंस नहीं है। तो देखिए कुछ 11 लेवल में भी हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते थे, वहां भी था एक क्वेश्चंस।
डिफरेंशियल वेव, लेकिन वहां का जो मेथड था बहुत सिंपल मेथड था। यहाँ पर थोड़ा देखो कैसे डिराइव करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, या ऐसे लिख दो आप यहाँ पर, डिराइवेशन ऑफ डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा रूट टी बाई म्यू, सॉरी यहां पर टी बाई म्यू, अब क्या है म्यू और टी इसकी बात करेंगे, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। धागा में ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव, यदि ये वर्ड नहीं भी कभी बोले तो आपको ये अब फिक्स कर लेना है, स्ट्रिंग में वेव की बात करें तो ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव, तो ये आता है डिफरेंशियल, ये अभी डिराइव करेंगे। तो या तो आप ऐसे क्वेश्चंस बोले डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, या ऐसे बोल दे प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग इज इतना। और ये क्या है, ये टी बाई म्यू के कहां पर आया है, हम लोग जो जनरल कंडीशन लिखे थे वेव का, तो यहां भी स्क्वायर लिखते थे, दैट इज ये टी बाई म्यू किसकी जगह है, भी स्क्वायर की जगह है, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, भी हो गया यहां पर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, रूट टी बाई म्यू, तो ये भी डिराइव करने बोलता है। एंड आल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, यानी ये फॉर्मूला, इसमें टी क्या म्यू क्या इस सब का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो टी है ना धागा का टेंशन फोर्स, धागा का टेंशन फोर्स, देखो धागा में वेव प्रोड्यूस करना है तो उसमें वो टेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए, लूज नहीं हो धागा। वेव का ये प्रोडक्शन एंड प्रोपैगेशन का ये मेन कंडीशन है कि मीडियम में इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए मीडियम में, तब वेव आपका प्रोपैगेट करेगा या प्रोड्यूस होगा। तो धागा का टेंशन फोर्स ही उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी हुआ, धागा यदि लूज हो जाएगा, टेंशन जीरो, दैट इज इलास्टिसिटी लूज किया, तो फिर आप उसमें वेव प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, ये एक जरूरी बात। टू प्रोड्यूस wave and for the production of wave and propagation of wave there must be some elastic behavior exist in medium, इलास्टिसिटी टी टेंशन फोर्स बोलते हैं, वो एक इलास्टिक कांस्टेंट है धागा का, इलास्टिक कांस्टेंट है वो। तो चलो हाँ, तो ये टी क्या हुआ, टी हुआ टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, और म्यू जो है वो बोलते हैं इसको लीनियर डेंसिटी ऑफ मास, म्यू को लीनियर डेंसिटी ऑफ मास मींस मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये समझो इसको मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये सब पहले बात कर लिया, अब चले इसको डिराइव करने, उतारियो। अभी तक तो कुछ पूछने वाली बात नहीं है यहां पर, क्या कुछ पूछना चाहते हो, कोई वर्ड, कोई वर्ड का मीनिंग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव सब बात पीछे किए, कंडीशन फॉर वेव कर रहे थे, तो बोले थे ना कि वो जो यदि हर मोशन का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हर मोशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऐसे समझो। तो वेव भी एक मोशन है, कोई ना कोई चीज वहां भी मूव करता है, क्या मूव करता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी का मोशन हो रहा होता है, कोई पार्टिकल का नहीं, मीडियम के पार्टिकल का मोशन नहीं होता है,
जिस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया वो प्रोपैगेट हो रहा होता है। यहां भी एक मोशन एग्जिस्ट कर रहा है कोई ना कोई चीज का, तो और हर मोशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। वेव वाले मोशन का ये इस मॉडल का डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल बात करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर, वेव का वेलोसिटी का स्क्वायर। क्यों? तो वही चीज डिराइव कर रहे हैं। चलो देखो डिराइव करने चले। इसके डिराइवेशन के लिए ये जो अभी हम लोग वेव दिखा रहा था, इसमें से हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, एक कोई एक पोर्शन की ही बात करें सिंपली, या उसमें से भी एक छोटा सा टुकड़ा की बात करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट की बात करेंगे। पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेना, और ये वेव था, तो इस वेव में से वेव पर एक वेव पल्स खाली दिखा रहे हैं यहां पर हम। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है, और एक एलिमेंट कंसीडर करो इस धागा में से। एक एलिमेंट कंसीडर करना, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी। कंसीडर ए वेव पल्स इन a stressed string धागा स्ट्रेस्ड हो, लूज नहीं हो, हैविंग टेंशन टी, एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है जिसका हर पॉइंट का टेंशन हैविंग यूनिफॉर्म टेंशन टी, यूनिफॉर्म टेंशन टी, हर पॉइंट का, धागा का हर पॉइंट का टेंशन सेम होना चाहिए। एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ मास, एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ मास म्यू, म्यू मींस मास पर यूनिट लेंथ, ये समझना है, मास पर यूनिट लेंथ। एक धागा है जिसमें आप वेव प्रोड्यूस किया, एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का यूनिट लेंथ का मास गिवन, टोटल मास गिवन है, ये यूनिट लेंथ का मास गिवन है। जब कोई चीज लार्ज लेंथ का हो, उसका एक्सटेंशन लार्ज हो, तो फिर टोटल की बात कभी नहीं करते हम लोग, डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। धागा का टोटल मास से मतलब नहीं, टोटल लेंथ से मतलब नहीं है आपको, यूनिट लेंथ का मास म्यू। और इस तरह के धागा में आप एक वेव प्रोड्यूस किया, उस वेव में से एक वेव पल्स कंसीडर कर रहे हैं। इसमें आप एक वेव क्रिएट किया, और इस वेव में से हम लोग, इस वेव में से एक वेव पल्स कंसीडर किया, कहीं भी कोई भी एक वेव पल्स कंसीडर किया, और इस वेव पल्स में से फिर एक एलिमेंट कंसीडर करने जा रहे हैं एपी। उससे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया, नाउ टेक an element AB from the wave pulse. इसका लेंथ DL मान लो, या एबी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एबी मान लो इसका लेंथ को, लेंथ एलिमेंट का नाम एबी, लेंथ भी एबी। अब सुनो, अच्छा धागा में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेंशन, यानी टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी सेम। तो यहां पर क्या है ना, देखिए मोशन है, वेव आप डिफरेंट, किसी भी मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हो, कुछ कॉमन बात सुनिए, बहुत मैकेनिक्स पढ़ना है आपको। कब किसी भी मोशन से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करने चलोगे, तो न्यूटनियन डायनामिक्स अप्लाई करना है। न्यूटन ही तो मोशन का काउज है, फोर्स मोशन का काउज है। कभी भी आप 11-12 लेवल तक देखो, जहां भी कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना होता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। F बराबर है में रिजल्टेंट फोर्स बराबर
मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी तक आपके पास यही मैकेनिक्स अवेलेबल है। किसी भी पार्टिकल, बॉडी, सिस्टम, कोई भी वेव ही क्यों ना हो, उसके मोशन का इक्वेशंस लिखना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना। बाद में आपको न्यूटन की जगह अदर साइंटिस्ट का मैकेनिक्स आएगा, उसका अप्लाई होगा। हैमिल्टन, लैग्रेंज मैकेनिक्स, हैमिल्टन मैकेनिक्स, सेमेस्टर 5 में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। अभी तक हम लोग के पास न्यूटोनियन डायनामिक्स अवेलेबल है। कभी भी किसी बॉडी, सिस्टम, वेव का मोशंस लिखना होगा, मोशन का इक्वेशन, तो बस न्यूटन का ही डायनामिक्स अप्लाई करेंगे, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। ये जो एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इस एलिमेंट पर हमको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। कोई उपाय नहीं है। जब भी, ये एक जनरल बात हम आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, आप डायनामिक्स अप्लाई करो। न्यूटन का डायनामिक्स अभी अवेलेबल है, वो अप्लाई करो। मींस क्या करो, मतलब क्या करना, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन करना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज का मोशन को डिस्क्राइब कर देता है। तो घबराओ नहीं, कोई अभी वेव का इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं, वेव मोशन का इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं, किसी का भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। ये जो एलिमेंट लिया, इस पर हमको न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड वी हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस एलिमेंट। तो इसके लिए क्या सब करना होगा, ये एक जनरल बात है। जब भी किसी चीज का मोशन स्टडी करने चले, मोशन डिस्क्राइब करना मतलब कम से कम 3 बात तो जरूर बतलाओगे आप उसका। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये 3 बात बतला दे रहे हो, दैट इज जो सिस्टम का मोशन डिस्क्राइब हो गया। और भी बात आता है, मोमेंटम, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत और भी बात आता है मोशन डिस्क्राइब करने में। लेकिन यदि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जान रहे हो तो अब कोई अदर काइनेमेटिक्स अपने आप पता चल जाएगा। वेलोसिटी पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी जान जाइएगा। ये 3 बेज। और न्यूटन का जो डायनामिक्स है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ तो, फर्स्ट लॉ तो में कोई फॉर्मूला नहीं है फर्स्ट लॉ में। थर्ड लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सेकेंड लॉ में फॉर्मूला आता है dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू f। वहां से f बराबर ma डिराइव करते हो। तो इक्वेशंस डिराइव करना है तो सेकेंड लॉ अप्लाई करना। सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना और एक्सेलरेशन फाइंड करना। यानी इस एलिमेंट पर का रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा आपको, फिर इसका एक्सेलरेशन, इसका मास, और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, एक और बात, न्यूटन सेकेंड लॉ कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। ऐसे भी बात कर सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी सेकेंड लॉ लिख सकते हैं। कभी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है सेकेंड लॉ, यदि कभी कंपोनेंट फॉर्म में। देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट, बहुत सारे फोर्सेस लगता है तो इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट, या F1x प्लस F2x प्लस इक्वल टू m इंटू ax। क्या हुआ देखो, यहां पर रीड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट
इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट। यहां पर क्या रीड करेंगे, यहां पर रीड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो न्यूटन सेकेंड लॉ वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना, कंपोनेंट फॉर्म, हम लोग अभी इस एलिमेंट पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। तो दो एक्चुअली वो प्लेनार मोशन होता है, वेव मोशन अभी हम लोग जो दिखा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन है। ये जो शेप है ना, ये एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। वेव चलेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो शेप है वेव पल्स, ये लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में। तो इस एलिमेंट में इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा ओनली दो ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो चले ये पता करने इस एलिमेंट पर रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना लग रहा है, इस एलिमेंट पर रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना लग रहा है, ये पता करने चलो पहले। फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड, हाँ तो ये बात समझ गए ना, सेकेंड लॉ में अप्लाई इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इसलिए हम लोग भी एलिमेंट पर ऐसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमको उस एलिमेंट पर का एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होगा, वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होगा। तो लिखो फर्स्ट फाइंड forces on element along x and y axis। धागा में तो एक ही को फोर्स, टेंशन फोर्स की बात किया आप, हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स टी। फिर ये अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस फोर्सेस की बात क्यों है आप? देखो फिगर में देखो आप, ये यहां पर इस पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स, और इस पॉइंट पर भी इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, डायरेक्शन तो चेंज करेगा, ये मान लो एक धागा है, इससे एक बडी लटका दिए सीलिंग से, तो हर पॉइंट पर टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन यहां पर पूछोगे इस बडी से तुम पर किधर फोर्स लग रहा है, ये बोलेगा हम पर ऊपर लग रहा है, यानी यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ये। इस सीलिंग से पूछोगे तुम पर फोर्स किधर लग रहा है, वो बोलेगा हम पर नीचे लग रहा है। उतने ही अमाउंट का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, टेंशन का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम होगा। ये तो स्ट्रेट धागा था तो उसी के लॉन्ग ले लिया टेंशन, लेकिन कर्व्ड हो धागा तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियल लेना। ए पर इधर वाला टेंजेंट के लॉन्ग टेंशन फोर्स, बी पर इधर वाले टेंजेंट के लॉन्ग टेंशन फोर्स। ये दो फोर्सेस लग रहा है आपके एलिमेंट पर। हमको तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करो आप, यहां पर एक्स वाई डायरेक्शन में ये इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो और ये एंगल को थोड़ा देर के लिए थीटा मान लो। इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो टी कॉस थीटा होगा, और इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये टी साइन थीटा होगा। हम इस जगह एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है वो पता करते हैं, फिर इस जगह एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा वो पता करेंगे, फिर रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन निकालेंगे। तो द टेंशन फोर्स एट ए एंड बी,
are shown in figure are tangential to it, ऐसे लिख दो, tangential to it, let T max angle theta with x axis, then it has two component. कौन कौन कंपोनेंट? एक t cos थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ t along नेगेटिव x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ t at a along नेगेटिव x एक्सिस, और एक है t sin थीटा। लेकिन इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, ये t था, ये एंगल थीटा माना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया t cos थीटा along नेगेटिव x एक्सिस, और एक कंपोनेंट t sin थीटा along नेगेटिव y एक्सिस। इसको भी पहले लिख लो तो फिर बाद में बात करते हैं इसका। t sin थीटा कंपोनेंट ऑफ t एट a along नेगेटिव y एक्सिस। लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशन है यहां पर, वो ये थीटा को स्मॉल मानना, इस थीटा को स्मॉल मानना है। धागा में जब वेव प्रोड्यूस करोगे तो कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम लोग, बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो वहां पर एलिमेंट के का दो इंड होगा, दोनों इंड पर टेंशन फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेगा। वो टेंशन फोर्स इस एक्स वाई एक्सिस से वेरी स्मॉल एंगल बनाएगा। थीटा को स्मॉल मान के चलना है, जिससे क्या फायदा होगा डिराइवेशन में आपको। If theta tends to 0, थीटा टेंस टू 0, तो आप लिमिट का कंसेप्ट से क्या जानते हो? कॉस थीटा जो होता है टेंस टू 1 होता है, जबकि साइन थीटा जो होता है वो टेंस टू थीटा होता है। ये लिमिट का कंसेप्ट। टेन थीटा भी थीटा ही होता है। अरे ये वाला बताया ना, साइन थीटा बाई थीटा एल टी, थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो जब इतना बराबर 1 आया तो साइन थीटा बराबर थीटा आ जाएगा। एंड टेन थीटा में भी ये वैलिड है, टेन थीटा बाई थीटा एल टी थीटा टेंस टू 0, ये भी 1 होता है। तो इतना 1 आया तो टेन थीटा भी थीटा के बराबर आएगा। तो ये थोड़ा फायदा होता है डिराइवेशन में, थीटा को स्मॉल मान लेते हैं। तो अब आपका ये जो दोनों कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो, तो क्या करोगे, इस t cos थीटा को सिंपली t लिख दोगे, क्योंकि cos थीटा टेंस टू 1, और ये जो t sin थीटा है ना, इसको t tan थीटा भी लिख सकते हो। कहोगे tan थीटा को थीटा लिख दीजिए, नहीं नहीं लिखेंगे थीटा, क्योंकि sin थीटा इंडिविजुअली थीटा हुआ और tan थीटा भी इंडिविजुअली थीटा हुआ। तो इससे हमको क्या रिलेशन आ रहा है? इससे रिलेशन ये आ रहा है कि sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो कहोगे इसको थीटा लिख दीजिए ना, तो थीटा लिखने से फायदा नहीं होगा। वहां आपको बस ये इसलिए बताया कि साइन थीटा को टेन थीटा लिख सके, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली थीटा के बराबर आ जाता है। तो साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा की जगह 1 लिख दिया। ये सब बात हुआ, हो गया। तो
अच्छा, अब ये ए एंड बी का अपना कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। ए का कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वाई और बी का कोऑर्डिनेट्स मान लो, देखो ए से बी पर जाओगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आएगा, चेंजिंग आएगा ए से बी जाने पर। मान लीजिए ए एक्स कोऑर्डिनेट में dx अमाउंट से चेंज हुआ एंड वाई कोऑर्डिनेट में मान लो dy अमाउंट से चेंज हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। ठीक है, तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा आप वो टेंजेंट नॉर्मल कैलकुलस का याद कीजिए। कोई कर्व होता था, उस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेन थीटा क्या होता था? इस टेंजेंट का स्लोप होता था। टेन थीटा एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको आप क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स। तो यहां पर वही काम करेंगे हम लोग, ये टेन थीटा को ना, ये टेन थीटा को dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ये कैसे लिख दिया, ये सब थोड़ा उतारिए। डी नहीं लिखना चाहिए, एग्जैक्ट बात करें तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिखना चाहिए आपको, क्योंकि वाई फंक्शन ऑफ टी ऑल्सो। खाली ऐसा नहीं कि वाई एक्स का फंक्शन है, वाई टी का भी फंक्शन है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो एग्जैक्ट बात करें तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिखना है। चलो आगे बात उसको सुधार लेंगे हम लोग। तो ये हुआ ए पर एक्स एंड वाई डायरेक्शन का फोर्स। अब चलिए यही काम बी पर करने। बी पर एक्स वाई डायरेक्शन में क्या फोर्सेस एक्ट करेगा? और ये ध्यान देना, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना, बी का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। ए से बी जाने में थोड़ा एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज होगा। और ये तो समझ ही रहे थे आप, टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा। नाउ फाइंड फोर्सेस एट बी, ये तो ए पर फाइंड कर रहे थे। नाउ फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट बी। देखो ए पर जब निकल गया है तो बी पर निकालने का एगो मैथमेटिक्स है अपने पास। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम पर वहां भी ये रूल्स बताया था कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट बी, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट बी इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट ए प्लस चेंज। ये तो जनरल रूल है ना, यहां का वैल्यू पता है तो वहां का वैल्यू क्या होगा? मान लो यहां का वैल्यू पता है तो यहां का वैल्यू क्या होगा? उसके लिए क्या था, यहां के ही वैल्यू में कितना चेंज हुआ यहां से वहां तक जाने में, उसको ऐड कर देना। ये जनरल रूल है। तो हमको ए पर का एक्स कंपोनेंट हम लोग जान रहे हैं, फाइंड करना है बी पर। तो क्या कर रहे हैं हम, ए पर वाले ही एक्स कंपोनेंट में कितना चेंज हुआ ए से बी जाने पर, ए से बी तक जाने में, उसको ऐड करेंगे। ए पर वाला एक्स कंपोनेंट कितना है? टी है, प्लस ए पर वाला एक्स कंपोनेंट का वैल्यू टी है, और चेंज कितना होगा ए से बी जाने में, वो कैसे निकालते हो? तो उसके लिए पहले रेट ऑफ चेंज, इसको ना डेल वाई बाई डेल एक्स नहीं लिखे, डेल, इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखे, डेल ए लिखना, वो ज्यादा बेहतर बात है। डेल लिखना इसको, क्योंकि वाई फंक्शन है टी का भी। वेव में आप जानते हो कि वाई एक्स एंड टी दोनों का, तो वो डिफ्रेंसिएशन को ना टोटल डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में मत लिखो, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स में लिखो। तो सुनो यहां पर क्या कर रहे हैं, चेंज निकालने का क्या रूल्स बताया था?
पहले रेट ऑफ चेंज निकालोगे, रेट ऑफ चेंज। ए से बी जा रहे हैं तो लगभग एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाईओ डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्सओ डायरेक्शन में जाना पड़ा, वाईओ डायरेक्शन में जाना पड़ा ए से बी जाने में, लेकिन ज्यादातर आप समझो कि एक्स डायरेक्शन में ज्यादा चला हम लोग, ये समझे। और इनटू विड्थ, ए से बी तक जाने वाला विड्थ, ए से बी का जो लेंथ है ए बी लिख दो उस विड्थ को, ए से बी तक का विड्थ को ए बी लिख दीजिए। ये बताया था ना, ये रूल्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में मैथ वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा रहे थे, तो याद है? जी सर बताएं थे। सर याद है। हाँ, बहुत जगह यूज करेंगे। कहां पर? कहीं एक जगह का वैल्यू पता होगा और दूसरे जगह का वैल्यू निकालना है, तो इसमें ये रूल अप्लाई करना। जहां का पता है वो पहले लिख लो, उसी में चेंज कितना हुआ उसको ऐड कर देना। चेंज कैसे निकालना है? रेट ऑफ चेंज इनटू विड्थ। तो सुनो, हम लोग एक बात शुरू में क्या बोला था कि टी तो एक यूनिफॉर्म चीज है, हर जगह का टेंशन सेम है, इसलिए डेल टी बाय डेल एक्स जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। इसलिए बी पर का भी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स टी ए आया। ये याद कीजिए, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, टी इज यूनिफॉर्म, हर स्ट्रिंग के हर पॉइंट का टेंशन सेम, इसलिए डेल टी बाय डेल एक्स जीरो हो जाएगा। 10 एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट बी इज ऑल्सो इक्वल टू टी। अब चले y कंपोनेंट ऑफ फोर्स वहां का फाइंड करने। तो फिर वही बात कि अरे बोर्ड में पूरा मॉइस्चर आ गया है, बहुत दिक्कत कर रहा है मिटने में, मिटा दे नीचे। समझ गए ना जीरो कैसे हुआ डेल टी बाय डेल एक्स? क्योंकि टी इज यूनिफॉर्म। Now, y component of force at B, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा y component of force at A प्लस फिर चेंज, और A पर का y कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है? T इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स है। A पर का y कंपोनेंट ऑफ फोर्स T इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस कितना चेंज हुआ उसके लिए रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? ए पर वाला फोर्स का डिफरेंशिएशन। चेंज किस में हो रहा है? ए पर वाला फोर्स में ना, ए पर वाला वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स में चेंज हो रहा है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले में क्या था? यहां टी था, तो यहां पर डिफरेंशिएशन किसका किया था? टीए का किया था। यहां जो रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि चेंज तो इसमें ही हो रहा है, उसी का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। यानी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना होगा इसका टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का रेट ऑफ चेंज, आई इंटू फिर विड्थ, तो ये हो जाएगा टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस टी इंटू, ये टी यूनिफॉर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेना, कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन से बाहर, ये हो जाएगा डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू ए बी। ये आया y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट बी। अब हम लोग एक सिंगल फिगर दिखाते हैं जिसमें ये सब कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज को शो करेंगे उस एलिमेंट पर। देखो, तो ये एलिमेंट था, ये पॉइंट ए एंड बी,
इस ए पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा टी, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। बी पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा टी एंड वाई डायरेक्शन इधर आएगा, इसका तो वाई डायरेक्शन ये लगा टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस टी इंटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू ए बी। देखो यहां का y कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऊपर जाएगा, क्योंकि शेप देखिए ना, शेप कैसा है, ऐसा शेप है, तो यहां पर t का डायरेक्शन इधर था और यहां पर t का डायरेक्शन लगभग थोड़ा ऊपर तरफ दिख रहा है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो क्लियरली इसका कंपोनेंट ऊपर वाला y एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। ये फोर्सेस लगा इस एलिमेंट ए बी पर एक्स वाई डायरेक्शन में। अब आप रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये जीरो, देखो ना जीरो, क्योंकि इधर टी तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दो फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट फोर्स जीरो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस इसमें से इसको घटा दे, ये इधर यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स और यहां पर इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट के लिए घटा दीजिए दोनों को, ये t इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस टी इंटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी ये आ रहा है एक चीज छूट गया, ए बी छूट गया, यहां भी ए बी छूट गया और यहां भी ए बी छूट गया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं यहां पर ए बी नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं, इसमें यहां पर ए बी था इसमें, हाँ तो इसको सॉल्व कर दी, ये कैंसिल, ये बच रहा है टी इंटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू ए बी, ये ओनली वाई डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स लगा एलिमेंट पर। अब चलो उस एलिमेंट का मास निकाल ले, अब फिर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने चलेंगे। मास ऑफ एलिमेंट तो कितना, यूनिट लेंथ का मास म्यू है और इसका अपना लेंथ है ए बी ना, यूनिट लेंथ का मास म्यू माने हुए थे, तो ए बी लेंथ का मास कितना, म्यू इंटू ए बी। अब सब कुछ रेडी है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना होगा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया, हो गया। नाउ अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, on element
इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन क्या करोगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ये हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ इन y डायरेक्शन। तो इसमें y एक्सिस के अलोंग का रिजल्टेंट फोर्स कितना निकाले हुए हो, ये निकला हुआ है T इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू ए बी, और मास अभी निकाला म्यू इंटू ए बी, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस को क्या लिखिएगा, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो होता है पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर हो गया। ए बी कैंसिल, तो इक्वेशंस एक इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस यहां पर बन रहा है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। यही ना डिराइव करना था। और जब हम लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव से कंपेयर करेंगे तो ये टी बाई म्यू किसकी जगह आया, वी स्क्वायर की जगह आया। इसको आप इससे कंपेयर करो, ये हम लोग जनरल इक्वेशंस लिखा था, तो क्लियरली v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, ये वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला। अब यही काम हम लोग को फ्लूइड मीडियम के लिए करना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर जो वहां पे, सर बोलिए। सर जो वहां पे मतलब एक्सेलरेशन को मतलब जो लिखे हैं डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, सर वहां पे वाई दोनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कराना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे पोजीशन वेक्टर है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज किया गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, उस समय y को ओनली x के रिस्पेक्ट में कर, यहां पर y को ओनली t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, एक बार दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, एक बार में कोई एक को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएशन होगा। एक्सेलरेशन के लिए y को हमको किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में ना। हाँ सर ठीक है, y x और t दोनों पर कर रहा है डिपेंड, लेकिन जब डिफरेंशिएशन आएगा तो एक बार में कोई एक को ना वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, नहीं। हाँ सर, तो फिर एक्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा यहाँ पर। हाँ अरे एक्सेलरेशन में y को पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्सेलरेशन का क्या डिफरेंस है, पोजीशन को, पोजीशन को किसका टाइम पोजीशन के रिस्पेक्ट में ना दो बार। यस तो हाँ सर, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो खाली एक्सेलरेशन की जरूरत था हमको, तो एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन को क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया। ए वाई इक्वल टू कितना, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ट्रांसवर्स वेव में हम लोग धागा में वाला वेव में, यानी ट्रांसवर्स वेव में ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप किया। फिर अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेकिन कैसे डिराइव होगा, वो खाली वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, देखना b बाई रो आएगा, करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। यही दो क्वेश्चन है। हाँ सर, टी बाई म्यू है सर, उसका इक्वल टू वी स्क्वायर कैसे होगा? टी बाई म्यू वी स्क्वायर कैसे हुआ, यस सर। आप कंपेयर करो ना इसको, हम लोग ये डिराइव किया डिफरेंशियल इक्वेशन वेव का, और जब कंडीशन ऑफ वेव लिख रहे थे तो वहां पर क्या बोले थे, इस तरह से होना चाहिए। यस।
तो फिर वी कंपेयर स्क्वायर था वहाँ। की जगह क्या आ रहा है? कंपेयर करेंगे तो v की जगह क्या दिख रहा है? रूट टी बाई म्यू। यस सर। ये चीज कंडीशन ऑफ वेव में लिखे थे ना लोग, यस सर। ऐसा होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऐसा ही तो आया, बस खाली v की जगह क्या आया? रूट टी रूट बाई। अंडर टी बाय में। ठीक है, आप वहां तो नहीं ना पूछे हमसे सर ये क्यों यही होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन वेव का, ऐसा ही क्यों रहे, तो नहीं पूछे, वहां तो कंडीशंस लिख रहे थे। अब ये चीज कहां से आया वो बात हम आज आपको बताया, क्यों यही डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो जब डिराइव करने गया तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हम लोग को वेव का। यहां पर ये चीज चेंज करते रहेगा इसका वैल्यू। साउंड वेव के लिए यहाँ पर रूट बी बाई म्यू आएगा। वेव इन सॉलिड मीडियम के लिए बात करोगे रॉड वुड में, तो यहाँ पर y बाई रो आता है, रूट y बाई रो, y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और फ्लूइड मीडियम में b बाई रो आता है, b बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिमिलरली धागा में ये आया है, तो t भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ धागा के लिए। अरे आप पढ़े होगे 11 का वेव में, ये पढ़े होगे साउंड वेव इन फ्लूइड मीडियम, लैपलेस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेव इन फ्लूइड एंड लैपलेस करेक्शन, ये एक टॉपिक था साउंड वेव में 11 का साउंड वेव में। खाली ये भी स्क्वायर की जगह अलग अलग बात आते रहेगा, वो डिपेंड्स ऑन कौन टाइप का वेव कर रहे हो, साउंड वेव की लाइट वेव। लाइट वेव करोगे तो यहाँ पर आएगा, लाइट वेव में आपको यहाँ पर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, 1 बाई रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट आएगा लाइट वेव के केस में यहाँ पर। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन यही आएगा, वो सेमेस्टर 6 में देखना, तीन ही को तो करना है, वेव इन स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड लाइट वेव। देखना फ्लूइड मीडियम में करेंगे यही चीज डिराइव करेंगे, यहाँ बी बाई रो आएगा नेक्स्ट क्लास में।